नमस्कार। ये राहुल भाई हैं। ये किताबों के शौकीन हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और घर में बांटते भी रहते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ और ये भी एक हैं। हम दोनों को मिली हैं किताबें काफ़ी सारी। और इनका एक इंस्टाग्राम चैनल है बुक बटोही करके, आप बिल्कुल देखिएगा, उसको मज़ा आएगा। ये हैं आत्मजा राज। ये एक पीआर प्रोफेशनल हैं और अभी फ़िलहाल इस कैफ़े की मालकिन हैं, मतलब फ़िलहाल के आगे भी रहेंगी। और मैं हूँ राज। मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर प्रोड्यूसर हूँ। मैं गाने लिखता भी हूँ और कंपोज भी करता हूँ। उसके साथ साथ मैं एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी हूँ। कॉर्पोरेट दुनिया का में मेरा बहुत नाम है, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक बिल्कुल मानिए। है। तो हम इस शो में क्या करते हैं, हम इस शो में बेसिकली कुछ किताबों पे चर्चा करते हैं और आज की चर्चा जो है वो होगी गुनाहों का देवता पे। तो इस शो को लाने का आइडिया ये है कि जब भी कोई किताब आप पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में कुछ सवाल उठते हैं और उन सवालों के जवाब हमें कहीं नहीं मिलते। तो हम उन्हीं सवालों को एक्सप्लोर करेंगे इस बातचीत में। तो स्टार्ट करते हैं आत्मजा जी आपसे। तो मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप दोनों से जानना चाहूंगी कि गुनाहों का देवता आपके लिए क्या है। आपने भी पढ़ी है ये किताब, आपने भी पढ़ी है, मैंने खुद 2 बार पढ़ी है और बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। और हर किसी से यही सुनने को मिलता है कि ये किताब आपके अंदर के उस सारे अश्रु धाराओं को एक साथ बाढ़ लेके आते हैं। बिल्कुल बेशक। तो आपके लिए ये किताब क्या है, आप जवाब पहले आप बताइए राहुल जी। ये गुनाहों का देवता, अगर आज के दौर की मोहब्बत की बात करें हम्म। तो आज आप हैं, कल नहीं है। लेकिन इस किताब जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, मोहब्बत थी एक, जो लोग करते थे, चिट्ठियों वाली मोहब्बत थी। उस मोहब्बत में लोग इंतज़ार करते थे। तो अगर आपको वो मोहब्बत जाननी है तो आप किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन खैर वो मोहब्बत अलग थी। लेकिन जिसकी किताब की जो मोहब्बत है और इसकी रेलेवेंसी अगर हम आज देखेंगे तो शायद वो मिस्टेक बैठती है। हाँ, जब इस इसके बात पे टर्म में बात हाँ, करें इस बात पे तो खैर मैं एग्री करता हूँ कि रेलेवेंसी आज के टाइम पे खत्म हो चुकी है गुनाहों का देवता की। आप पढ़ के बहुत रो सकते हैं, जैसा कि आपने बोला कि पढ़ के मुझे रोना बहुत आया, मुझे भी रोना आया था। मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ मैं भी इस किताब को और मुझे भी बहुत रोना आया था। लेकिन वो जो रेलेवेंसी है, रिलेटेबिलिटी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिंस वी आर 90s किड तो थोड़ा रेलेवेंट हमारे लिए हुआ, लेकिन हमारे बाद की जनरेशन के लिए मुझे नहीं लगता कि रेलेवेंट होगा। हाँ, क्योंकि उन्नीस सौ 49 उनचास में लिखी की है। बात है। तो 1949 में इसमें बहुत एक कमाल की कैरेक्टर हुई पम्मी, वो तो है ना। वो जबरदस्त महिला। आज के टाइम पे जो मतलब वो नारी फेमिनिज्म। सशक्तिकरण और फेमिनिज्म का जो परचम है लहरा रही हैं औरतें, उस वक्त की पम्मी 1949 में वो परचम लहरा रही थी। और हाँ बिल्कुल। कितनी, पम्मी हाँ का जो पात्र है वो है ही इसी बारे में कि, और ऐसा नहीं है कि पम्मी ने अपने जिंदगी के संघर्ष नहीं किए हैं। बिल्कुल पम्मी ने भी अपने हिस्से के वो सारे दुख झेले हैं बिल्कुल और सही बात। उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक इतने दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बन करके आगे बढ़ी। तो पम्मी का पात्र तो है बिल्कुल फेमिनिस्ट। अगर हम आज के एरा में पम्मी को फिट फिक्स करने की कोशिश करें तो दैट विल बी अ परफेक्ट। वो मुझे लगता है कि पम्मी आज की दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगी, फिर उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। खैर, साथ में एक सवाल और उठता है कि मतलब मुझे जो सुनने को मिला वो ये सुनने को मिला कि आखिर गुनाहों का देवता में चंद्र ने क्यों नहीं कर ली सुधा से शादी। इस पे आपके क्या विचार हैं? मैं सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करना चाहूंगी कि गुनाहों का देवता जो किताब है, ये मुझे लगता है जिस एक समाज को हम हमेशा से सुनते आए हैं, जो समाज हमसे चाहता है, समाज के हिसाब से ये किताब एक बहुत ही आइडियलिस्टिक किताब है। एक रिश्ता क्या होता है, एक लड़की और लड़का दोस्त हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं या नहीं हो सकते, समाज की नजर में नहीं हो सकते हैं। राइट। सुधा और चंदर की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है। समाज के लिए तो सुधा ने अपने प्रेम की भेंट चढ़ा दी, उसने किसी और से शादी कर ली। चंदर भी सुधा से प्रेम करता था, लेकिन चंदर ने भी इस समाज को और प्रोफेसर साहब हम्म। जो है वो क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, उन्होंने बेटे की तरह चंदर को पाला था, वो उनका अपमान कैसे करेगा। ये बात भी। ये सारी किताबें, ये किताब मतलब ये सारी बातें इस किताब में तो है, लेकिन अगर हम हकीकत में उसको रख करके देखने की कोशिश करेंगे तो क्या और कितना सही है। क्योंकि देखा जाए तो धोखा सुधा को भी मिला,
धोखा चंदर को भी मिला, बेशक। और साथ ही साथ धोखा प्रोफेसर साहब को भी मिला, उनको भी मिला। क्योंकि सुधा भी इस शादी के बाद में जिंदा थोड़ी रह पाई, वो भी तो मर ही मर गई। ही गए। दुख आहत यही तो होता है। तो अगर मतलब यही है गुना, मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब की सारी पीड़ा ही यहीं आकर के खत्म हो जाती है कि हाँ। जिसे जो चाहिए उसे वो मिला नहीं, बिल्कुल। और सब अपने तरफ से बस यही एक प्रयास करते रहे कि हम एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मिसाल मिसाल कि कायम करें। हम मिसाल का, हम इतने सारे प्रेम कहानियों की मिसाल सुनते हैं, सुधा चंद्र भी बस एक मिसाल बन करके रह गए कि दोनों त्याग के इस लेवल पे थे कि ना सुधा ने अपने पिताजी के लिए चंद्र को छोड़ दिया और चंद्र ने प्रोफेसर साहब के लिए सुधा को छोड़ दिया। बिल्कुल बेशक, सही बात है। आपका क्या कहना है इस पर? आपने रात को हम बात करते कि क्यों चंदर ने सुधा को अपनाया, क्यों नहीं? क्योंकि मतलब अपना सकता था, क्योंकि वो एक माँ सगे माँ के तो यूनिट से पैदा नहीं हुए थे। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजिकली तो हाँ, इट वाज ओके। एग्जैक्टली, फ्रेंड थे वो, दे वर फ्रेंड्स तो ओनली। वो उसको अपना सकता था। लेकिन फिर वो अगर अपनाता तो फिर एक समाज है समाज वही जिसमें 4 लोग रहते हैं। चार। वो 4 लोग तब आते हैं जब मर जाते हैं। कौन है वो बिल्कुल। 4 लोग? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आपको मिले? खैर मेरा भी यही मानना है कुछ कुछ कि चंदर भी मोहब्बत करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था सुधा से, और सुधा भी करती थी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों को ये बात जरूर पता थी, अगर वो दोनों एक तरीके से 2 दिशाओं के अलग अलग परिंदे थे। जैसे 2 दिशाएं कभी नहीं मिल सकती, वैसे वो दोनों कभी नहीं मिल सकते। बिल्कुल उत्तर और दक्षिण को आप मिला नहीं सकते। मिला नहीं सकते। या तो उत्तर उधर जाएगा और दक्षिण इधर जाएगा, वो इधर जाता ही रहेगा, इधर दक्षिण जाता रहेगा, उधर उत्तर जाता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम तो बहुत था दोनों के बीच में, और ऐसा हमारी जिंदगियों में भी होता है कि हम कोई लोग मिलते हैं जिनके बीच में प्रेम बहुत होता है, लेकिन बस आप मिल नहीं पाते। बहुत सारे कारण होते हैं उसके, लेकिन उसमें मुझे एक चीज वही लगी जो आपने भी बोला और जो आपने भी बोला, जिससे मैं सहमति रखता हूँ कि जो जो प्रोफेसर साहब थे, चंदर प्रोफेसर साहब से धोखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इतनी कम उम्र से उसको पाला पोसा बड़ा करा, और वो अपना पीएचडी कर रहा था वहां से, और इतना पढ़ा लिखा, और है ना, सब उठाया बिठाया हर जगह सबसे सब मिलाया। कुछ। तो जो भी देन है, जो भी चंदर है, वो प्रोफेसर साहब की वजह से है। बचपन से वो दोनों भाई बहन की तरह पले बड़े। अब प्रोफेसर साहब की नज़रों में तो भाई बहन की तरह पले बड़े, लेकिन आपस में एक एक प्रेम व्यंग जो है वो स्टार्ट हुआ उनका। मुझे माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। एक जो बहुत बड़ा लूप होल मुझे इसमें नजर आता है, और मतलब इतनी महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी किताब है ये, और इतने सालों से चलती आ रही है, इसकी समीक्षा नहीं कर सकते हम, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अगर चंदर के पात्र ने एक बार प्रोफेसर साहब से बात करने की कोशिश करी होती, क्योंकि इस पूरी किताब के दौरान में आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा कि सुधा ने ये एक्सेप्ट किया कि वो चंदर से प्यार करती है, चंदर ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो सुधा से प्यार करता है, और जब चंदर और सुधा आपस में ही एक दूसरे को लेकर के एक्सेप्टेंस नहीं थी उनके अंदर, तो आगे फिर बात होगी कैसे? और अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो है चंदर को अपने बेटे की तरह मानते थे, और हम जिस ज़माने की ये बात है, अगर हम उस ज़माने पे जाए तो तब ऐसा होता भी था कि गांव से कोई किसी के घर जो है, कोई शहर में रह रहा है, गांव का कोई बच्चा जो है घर पे रहते थे आकर के, पर जो है बच्चों को पढ़ाया करते थे, और बाद में जो है अगर उसी घर में कोई लड़की है, और क्योंकि वहाँ पे कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं था, तो वो शादियाँ होती थी। बिल्कुल। तो क्योंकि चंदर पढ़ा लिखा था, चंदर बहुत समझदार था, ये सारी चीज़ें चंदर में, ये सारे गुण थे। प्रोफेसर साहब को आखिर क्या ही परेशानी हो सकती अगर चंदर उनका दामाद बन जाता, उनके लिए तो और अच्छी बात थी, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रोफेसर साहब इस बात से हमेशा अनभिज्ञ रह गए। उनको ये पता ही नहीं था कि सुधा और चंदर, एग्जैक्टली उनको पता नहीं चलने दिया। वो एक पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें जैसे जो बिंती का कैरेक्टर है, जो बिंती का कैरेक्टर है, यस, बिंती अगर थोड़ी और रेबेलियस होती, हल्की सी, थोड़ी सी और, मतलब जितनी थी, मान लीजिए 20 या 30% थी, तो 31 या 32% अगर वो थोड़ी रेबेलियस हो जाती, तो मुझे पूरा यकीन है इस बात पे कि वो प्रोफेसर साहब को जाके बिल्कुल बता देती। हाँ, वो बिल्कुल बता देती, क्योंकि उसके बाद जो होता वो देख लिया जाता। वही बिंती भी
अगेन सिंस हमने नारी सशक्तिकरण की बात करी है, बिनती उसकी सताई हुई भी है और बिनती उसके मतलब उसके लिए खड़ी भी हुई है। हमें ये भी देखने को मिला है, एक तरफ वो अपनी माँ से प्रताड़ित भी हुई बिल्कुल। है, उनकी बातें भी मानी है, लेकिन जहाँ पे ऐसा हुआ कि उसे स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, चाहे वो चंदर से शादी के बाद ही क्यों ना करना पड़ा हो, वो चीज़ जब हुई उसके मतलब बिनती ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया लिया। अपने लिए सही बात। और साथ ही साथ सुधा के लिए। अगर बिनती सुधा के साथ में और पहले से रहने आती तो शायद ये किताब कुछ और होती। ये किताब कुछ और होती, सही बात है। और अगर बिनती ने वही जो मैंने बोला कि अगर वो वहाँ पे स्टैंड ले लेती, अगर वो बता देती कि प्रोफेसर साहब ऐसा ऐसा है ऐसा और ऐसा ये है। जो है आपस में प्रेम करते हैं, बस ये बता नहीं रहे आप, बिल्कुल। आपकी वजह से या किसी भी फलान ढिमकान रीज़न की वजह से, तो मुझे लगता है गुनाहों का देवता आज जो है वो होती ही नहीं, वो होती है ही ना? नहीं। मतलब ये वैसी बात हो गई कि अगर मैं अतीत में जा सकता और अपने पिताजी को अपनी माताजी का घर जो है वो मैं ना बताता और बताता कि वो फलान ऐसे इधर आगे से लेफ्ट ना जाके राइट जाइए, तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता या ये सही बात, दोनों यहाँ नहीं बैठे सही होते। बात है। खैर जो होना होता है वो तो होता है, वो होता ठीक है। है। तो हाँ, ये मतलब ऑब्वियसली इन सारी बातों से इस किताब का जो महत्व है वो हाँ, ख़त्म नहीं हो जाता खत्म है। नहीं हो रहा। ये किताब सुधा और चंदर के लिए निगेटिव हो सकती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। हम इसे पढ़ करके हम पढ़ के रोते ज़रूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके मन में बैठी हुई वो जो हमेशा से बैठी हुई हमारे जो इमोशंस है जो नहीं निकल पाते, बिल्कुल वो जब मन भारी होता है आप ये पढ़ोगे वो अपने आप निकलेगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तब मैंने इसका पीडीएफ वर्जन पढ़ा था Okay. एंड मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी तब रात में तकरीबन 1 बजे, और ऐसा कुछ प्यार मोहब्बत वाली कहानी मेरी उस समय थी नहीं, लेकिन होता है आप घर वालों के साथ में रहते हो, दोस्तों के साथ में होते हो, बहुत सी चीज़ें भरी होती हैं और आप नहीं उसको निकाल पाते हो। और तब मैं अपनी नानी के साथ सोया करती थी, हम एक ही कमरे में होते थे। मैं रात में बैठ करके ये किताब पढ़ रही थी, लैपटॉप पे पढ़ रही थी, और मुझे याद है कि अचानक से मतलब हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं भोकार पार के रोना, तो बेसिकली मतलब चीख के रोना, जोर से रोना, अंदर की सारी चीज़ों को निकाल देना। और मेरे साथ में वो हुआ था ये किताब पढ़ने के बाद में, और मैं 2 घंटे रोई थी ये किताब पढ़ के पहली बार। और मैंने किताब तब पढ़ी जब इन जैसे रोना कि मैं भी किताब पढ़ बहुत रोया हूँ। तो मैं गया दरियागंज, वहाँ जो था पैरेटेड कॉपी और बैठ के पढ़ा उसको। फिलहाल कि ये लोग ठीक ठाक सही कह रहे हैं, बात तो ठीक एक थी। बार रो जा सकता है। हाँ, एक बार रोया जा सकता है, एक बार बतौर रोया जा आदमी सकता है। होना एक बार रोया जा सकता है, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि हाँ, it एक is तो ये allowed. भी तो परेशानी है लड़कों के साथ में। It is allowed, it is allowed, it is allowed. बिल्कुल मैं फिर से अलाउड है repeat भाई, रो, लड़कों के लिए रोना बहुत ज़रूरी है, रोगे हाँ। तभी कुछ और हो पाएगा, रो। और अपने जीवन में दोस्त बनाएं अच्छे अच्छे, जो आपको किताबें गिफ्ट करें ताकि आपके खुद के पैसे खर्च ना हों। बिल्कुल। अच्छा, इस किताब में मुझे ऐसा लगता है कि एक और ऐसा पात्र है जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है होना, वो है गेसु, गेसु, जो कि सुधा की बहुत ही पक्की घनिष्ठ सहेली मित्र। थी, बहुत ही पक्की सहेली। तो हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। और धन्यवाद। आज का संवाद इतना ही गुनाहों का देवता पर। आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं, और हमको ये शो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं ये भी बताएं, ताकि हम जो भी किताबें पढ़े और जो भी पढ़ चुके हैं और जो आपने पढ़ी हैं, हम सब ने साथ में पढ़ी हैं, उन किताबों पे ऐसे ही सवाल लाते रहें, चर्चा करते रहें। अगर आपको नए नए गाने सुनने हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो फॉलो कर सकते हैं, राज सोनी के नाम से, raj.k.soni। अगर आपको नई नई किताबों के बारे में जानना है तो आप बुक बटोही राहुल भाई का जो इंस्टाग्राम चैनल है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको दिलुलु गेमिंग कैफ़े के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, ये कहाँ है, यहाँ पे क्या होता है, कौन कौन सी गेम्स हैं, क्या खाने को मिलेगा, कितना अच्छा एस्थेटिक्स है, ये सब जानना है तो दिलुलु गेमिंग कैफ़े को फॉलो करें। और अगर पीआर से रिलेटेड या आर्ट वर्क से रिलेटेड कोई भी काम है तो इनकी जो पर्सनल आईडी है वो भी मेंशन है, आप नज़र आज उसे भी जाके फॉलो करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे आपसे। फिर मिलेंगे।